आज के इस वीडियो में हम एससीवी चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव सेकेंड का सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेकेंड जो सेक्शन है उस सेक्शन में मल्टीपल आंसर जो है वो करेक्ट होते हैं। तो इस सेक्शन में हमें हर एक आंसर को जो है वो डिस्क्राइब करना होता है कि वो सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन को। पहला क्वेश्चन इसमें अपने से ये कहा गया है, कंसिडर द मोशन ऑफ अ टिप ऑफ अ मिनट हैंड, कि हमें एक मिनट हैंड के टिप को कंसिडर करना है। और इस हिसाब से पहले अपन यहाँ पे एक बना लेते हैं एक घड़ी और इसमें ड्रॉ कर लेते हैं एक मिनट हैंड का पॉइंट। तो ये एक मान लीजिए कि हमारा मिनट हैंड है। अब ये कह रहा है कि इसके टिप को, यानी ये इसका टिप हुआ, इसको कंसिडर करना है। और कितने टाइम के लिए कंसिडर करना है? 1 आवर के लिए कंसिडर करना है। तो देखिए यहाँ कुछ यूँ होगा कि 1 घंटे बाद, 1 आवर के बाद ये यहाँ घूमकर वापस इसी पोजीशन पर आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 आवर में इस मिनट हैंड ने 360 डिग्री का रोटेशन कवर कर लिया है और वापस इसका जो टिप है वो उसी पोजीशन पे आ गया है। दैट मीन्स ये इसका इनिशियल पॉइंट था तो यही इसका फाइनल पॉइंट है। तो पहला ऑप्शन इसमें यदि चेक करें तो वो इसमें कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? कि यदि किसी की इनिशियल पोजीशन ही उसकी फाइनल पोजीशन हो, यानी वो घूम घाम के वहीं वापस लौट आया हो, इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन हो, तो हम ये कह देंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इसके हिसाब से ये पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बिल्कुल 0 होगा। मिनट हैंड के टिप का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल 0 होगा। पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करें तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड इज 0। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से चला और इस तरह से घूमकर यहाँ तक वापस आया है। तो इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो कवर की है 2πr की। कितनी डिस्टेंस कवर हुई है? डिस्टेंस जो कवर हुई है वो हुई है 2πr की। तो ये तो 0 नहीं है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इज नॉट 0। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन सही था, दूसरा गलत है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है एवरेज स्पीड की। तो देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड के फॉर्मूला की अपन बात करें तो एवरेज स्पीड को हम इस तरह से लिखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो कवर की है 2πr और इसको टाइम कितना लगा है? इसको टाइम लगा है 1 आवर। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी हम गलत बताएंगे कि तीसरा ऑप्शन भी गलत है। इसकी स्पीड जो है वो 0 नहीं होगी। चौथा ऑप्शन देखिए, ये यहाँ बात कर रहा है एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखिए हम पहले ही निकाल चुके कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है इस पूरे सिनेरियो में। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम जो भी है 1 आवर है, इसका डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है इन दिस टाइम पीरियड ये बिल्कुल 0 है। तो ये डी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ए और डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं और बी और सी जो ऑप्शन है वो गलत हैं। तो ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज। एक पार्टिकल है जो एक्स पे मूव कर रहा है और उसका पोजीशन जो है वो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? इसकी पोजीशन अपने के बारे में दे रखा है कि एक्स जो है वो कितना है, ये है ut-2 प्लस at-2 का होल स्क्वायर। मैंने सेकेंड नहीं लिखा, ये मानते हुए कि t जो है वो सेकेंड में ही दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इस इक्वेशन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। तो देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले अपने काम है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो dx/dt होता है। यानी आपको वेलोसिटी के लिए ये जो x है इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो x को डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है अपनी
और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए x को डिफ्रेंशिएट करें तो मैं यहाँ पे ये मानते हुए कि आपको डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आते होंगे उस हिसाब से इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ ये कुछ u बनेगा, यहाँ सबसे पहले बनेगा u और t-2 का करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। उसके बाद में इसका करेंगे a है और यहाँ इसको कवर करेंगे तो ये 2t-2 बनेगा। तो ये वेलोसिटी आई। तो वेलोसिटी का फाइनल इक्वेशन जो अपने पास बना ये बना v = u + 2a t-2। ये हमारे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, सेकंड इक्वेशन है। अब सबसे पहला ऑप्शन वो ये कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है, t की वैल्यू को 0 रखना होता है कि t = 0 पर जो वेलोसिटी होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हमने v इनिशियल यदि इसमें रखें तो t की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये बनेगा u + 2a, t की जगह 0 पुट किया तो -2। तो यहाँ से जो कुछ समझ में आ रहा वो ये है कि ये u बन रहा है और माइनस का ये 4a बन रहा है। ऐसा कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 नहीं है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास होता है dv/dt। तो जो v का जो इक्वेशन था उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम ये काम करते हैं कि इस इक्वेशन सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कौन सी को, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो u है तो u कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और कि इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन नहीं है, इसमें u और a जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए गए हैं। तो u जो है वो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। उसके बाद में अपन इसको करें तो ये बनेगा 2a और अंदर जो t-1 है उसका एक्सेलरेशन बनेगा 1, उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2a। तो इसकी फिक्स एक्सेलरेशन है भाई, इसमें टाइम का कोई जो है वो मतलब ही नहीं है। तो इसका जो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a है। इसमें c ऑप्शन करेक्ट है, b ऑप्शन गलत है। और इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है जो हमें इसमें चेक करना है वो है कि at = 2 सेकेंड पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो पार्टिकल ओरिजिन पे है या नहीं है, इसके लिए हम इक्वेशन 1 से चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के हिसाब से हम चेक करें तो ये देखिए x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास u है, फिर है t है -2 प्लस a t-2 का होल स्क्वायर। इसमें t की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए तो x = यहाँ पे सॉरी t की वैल्यू 2 पे पूछा है तो t = 2 पुट कीजिए। 2 सेकेंड पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, x = u, t की वैल्यू 2 पुट की तो 2 - 2 प्लस a, यहाँ पर भी 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्लियरली विजिबल है कि x = 0 है। दैट मीन्स t = 2 सेकेंड पर ये पार्टिकल ओरिजिन पे था। ये बात एग्जैक्ट सही है, इक्वेशन इस बात को बता रहा है। तो डी ऑप्शन भी इसमें सही है। तो 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही बनते हैं, एक तो सी और एक डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं और हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 बाई 1 सबको चेक करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। देखिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी है कि आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा होता ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें दोनों साइड टाइम का डिवाइड कर देता हूँ। तो दोनों साइड टाइम का डिवाइड करने पर यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस अपॉन टाइम बना है ये तो एवरेज स्पीड है। ये तो क्या चीज़ है, एवरेज स्पीड है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इधर डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम बना है ये एवरेज वेलोसिटी है। तो देखिए भाई एवरेज स्पीड जो है वो या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, छोटी कभी भी नहीं होगी। तो इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। एवरेज स्पीड कभी भी एवरेज वेलोसिटी से छोटी नहीं होगी। अगला पॉइंट देखिए,
दूसरा कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच डी वी और डी टी का मोड नॉट इक्वल्स टू जीरो बट डी। अब ये देखिए इन दोनों का पहले मतलब समझिए। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, तो डी वी अपॉन डी टी ये तो एक्सेलरेशन है, ठीक है। डी वी अपॉन डी टी क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है, और ये उसका मोड है, यानी एक्सेलरेशन का मोड जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ। डी वी अपॉन डी टी जो है वो एक्सेलरेशन हुआ, उसका मोड यानी एक्सेलरेशन का मोड जीरो के इक्वल नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। और जो दूसरी चीज़ हमें दी हुई है वो दी हुई है डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। तो देखिए ध्यान से सुनिए, वी वेक्टर होता है वेलोसिटी, और यदि उसका मोड ले लेते हैं तो ये हो जाती है स्पीड। भाई वेक्टर का जो मोड है वही क्या होता है, स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पीड की जो रेट ऑफ चेंज है वो ज़ीरो है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि स्पीड बदल नहीं रही है। स्पीड बदल नहीं रही है तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ये स्टेटमेंट यहाँ बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन तो जो हम चेक कर ही चुके हैं, दूसरा ऑप्शन जो हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें जो ये वाली चीज़ है ये तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, और ये वाली चीज़ ये कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब क्या ये कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो, तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। कैसे, एक सर्कुलर मोशन मान लो, आप क्या मान लो, एक सर्कुलर मोशन मान लीजिए, और सर्कुलर मोशन में देखिए कि यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें इसकी स्पीड इधर है v, डायरेक्शन के बिना बात कर रहे हैं क्योंकि स्पीड की बात हो रही है। और मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यह इधर भी स्पीड जो है v होगी, यहाँ पर भी स्पीड इसकी v होगी, और यहाँ पर भी स्पीड इसकी v होगी। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन हमेशा ही होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r हमेशा ही होता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ देख लो स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हम इसको सही मानेंगे। सी ऑप्शन चेक कर दी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। ये कह रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल जो है वो एक टाइम पीरियड में जो है वो जीरो है। It is possible that instantaneous velocity is never zero in the time interval। यानी कि कहानी यह है कि कोई टाइम इंटरवल है और उस टाइम इंटरवल में ये कह रहा है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। यहाँ थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं ताकि अपने पास जगह रहे। यहाँ क्या हो गया, ये थोड़ी सी इसको क्लीन करते हैं। अरे भैया थोड़ा सा मैस ज़्यादा हो गया तो इसको क्लीन करके तीसरे ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये देखिए सी ऑप्शन ये कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो। कोई एक टाइम पीरियड दे रखा है कि मान लीजिए ये एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब है कोई पार्टिकल यहाँ खड़ा था शुरुआत में और ये घूमता घूमता कैसे भी गया था और वापस अपने इसी पोजीशन पर वापस आ गया, तभी तो हम ये कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तभी तो हम ये कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। अब ये कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ नेवर जीरो इन द इंटरवल। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? फिर सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ले लो। सर्कुलर मोशन के एग्जांपल से एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि देखिए
मान लीजिए कि कोई पार्टिकल शुरुआत में इस पोजीशन पर था, यहाँ था, इस पोजीशन पे था, ठीक है, और इस समय देखिए ये यहाँ से घूमकर जब एक साइकिल पूरा करके वापस यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस हिसाब से इसकी एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन ध्यान से देखिए कि बीच में किसी भी पॉइंट पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं हुई थी। जैसे यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, यहाँ पर भी 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 वेलोसिटी थी, हर एक पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी थी। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। The average velocity of a particle is 0 in a time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never 0 in that interval. बिल्कुल ये सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में साफ साफ दिख रहा है आपको कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल जहाँ से शुरू कर रखा था, इनिशियल था, वहाँ पर वापस आ गया, इस दौरान इसकी टोटल एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कहीं भी 0 नहीं हुई है। ये सी ऑप्शन भी हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला कह रहा है, जो डी ऑप्शन इसमें जो कह रहा है वो है अपने पास द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इस बार ये सीधा सिंपल सा लॉजिक दे रहा है कि इस बार आप सर्कुलर मोशन की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। चलिए डी ऑप्शन को चेक करते हैं। भाई सी और बी ऑप्शन जो है वो हमने इस हिसाब से चेक कर लिए कि हमने सर्कुलर मोशन के हिसाब से चेक कर लिए, तो पॉसिबल तो ही सर्कुलर मोशन हो जाए, तो वो तो एकदम सही हो गए। लेकिन डी ऑप्शन में आपको पहले से ही बाउंड कर दिया कि इस बार आपको इस तरह की वेलोसिटी माननी है कि वो स्ट्रेट लाइन में हो। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 0 in a time window. It is possible that the instantaneous velocity is never 0 in the time interval. ये ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कैसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है, पहले इस डायरेक्शन में जाता है, इस पॉइंट तक जाता है, वहाँ से वापस लौटकर यहाँ इधर वापस आ जाता है। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो हम ये कह देंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, और इस हिसाब से इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन ध्यान से देखिए, जब ये इधर गया था, वापस मुड़ने के लिए जब ये वापस मुड़ेगा तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी बनेगी, 0 बनेगी। वो बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई बिना वेलोसिटी 0 किए वो वहाँ से टर्न कैसे करेगा? तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी ही बनेगी। ऐसा स्ट्रेट लाइन के लिए जो मतलब सी और डी ऑप्शन में सिर्फ इतना ही है कि सी ऑप्शन में आपको किसी भी मोशन के बारे में बताया नहीं था कि आप कौन से मोशन को डिस्कस करें, इसलिए हमने वहाँ सर्कुलर मोशन के हिसाब से उसको डिस्कस कर लिया। और डी ऑप्शन में ये साफ साफ कह रहा है स्ट्रेट लाइन की बात करो, तो भाई साहब स्ट्रेट लाइन में यदि करेगा वापस उसी पोजीशन पर यदि इसको आना है वेलोसिटी को 0 करने के लिए, तो इसको एक पॉइंट पर वापस मुड़ना पड़ेगा, और उस पॉइंट पर जब ये वापस मुड़ेगा तब इसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अपनी वेलोसिटी को 0 करना ही पड़ेगा। तो ये डी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बीच में कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, एक इंस्टेंट पर तो पक्का इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन था अपना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन ऑब्जेक्ट में है वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। देखिए अब यहाँ पे कहानी क्या है। वेलोसिटी एक ऐसा डाटा है जिसके पास एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि इसमें तो चेंज कर दिया, स्पीड में चेंज कर लिया, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया, और इसमें इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज हो गया। तो यदि स्पीड वेरी कर रही है तो ये कंफर्म है कि वेलोसिटी भी वेरी कर रही है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं पॉसिबल है। यदि स्पीड में चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत। अगला कह रहा है वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। ये हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखिए वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी को चेंज करो, तो वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब है या तो आपको मैग्नीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको डायरेक्शन में चेंज करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुई लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तब तक हम ये कहेंगे कि स्पीड तो चेंज हुई नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस कंडीशन में देखो कि वेलोसिटी वेरी कर रही है लेकिन स्पीड वेरी नहीं कर रही, तो ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी वेरी करे और स्पीड वेरी ना करे। तो ये बी ऑप्शन हमारा
सही है। तीसरा ये इसमें ऑप्शन दे रहा है नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, मतलब नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन भाई साहब वेलोसिटी में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? वेलोसिटी में चेंज करता है। और वेलोसिटी में चेंज करने का मतलब है या तो उसका वो मैग्नीट्यूड बदल सकता है या उसकी डायरेक्शन बदलता है, बदलो चाहे कुछ भी, लेकिन यदि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन होने के बाद भी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये सी ऑप्शन भी इसमें गलत है। क्या ऐसा हो सकता है? डी ऑप्शन देखो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। ये हो सकता है। क्या है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ठीक है, और ये क्या करता हो, मान लो कि ये जो मूविंग पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करता हो, डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, इसका मतलब स्पीड तो चेंज कर ही नहीं रहा। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन जो हो उस मतलब सॉरी नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन है तो हो सकता है एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करने में काम आ रही हो। इसके लिए आप सर्कुलर मोशन वाला एग्जांपल देख लो कि यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी इधर है। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे v²/r, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही। ये देखो वैल्यू तो हर जगह सेम है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। तो डी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तो इसमें बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे पहले से ही आपको ये बाउंड कर दिया गया है कि आप ऐसे पार्टिकल को कंसिडर करोगे जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव ऑपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ये आपका पार्टिकल है वो इधर जा रहा है और इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बिल्कुल वेलोसिटी कम होती जाएगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी को तो रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है भाई। वेलोसिटी के ऑपोजिट जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसी को तो रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि रिटार्डेशन लग रहा है मतलब आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो बिल्कुल कंफर्म है कि वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें इफ द पोजिशन एंड द वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम बनाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और मान लेते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, x = +20 पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो x जो है वो पॉजिटिव हुआ, हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है। अब यदि वेलोसिटी इसके नेगेटिव डायरेक्शन में हो, भाई दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना। इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है कि वो इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में होगी, तो ये कंफर्म है कि ये अपना जो ऑब्जेक्ट है ये जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव करेगा। और वाइस वर्सा स्टेटमेंट यदि करें, मान लो कि ये हमारा ये जो पार्टिकल था वो यहाँ था, यानी x = -20 पे था और वेलोसिटी इसके ऑपोजिट यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ हो कि v इस साइड हो, तो जाहिर सी बात है ये भी ओरिजिन की तरफ ही मूव करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि यदि वेलोसिटी और पोजीशन अलग अलग डायरेक्शन के होंगे, मतलब ऑपोजिट साइन के होंगे, तो वो पार्टिकल जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन ही मूव करेगा। ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी भी। चलिए तीसरा ऑप्शन इसमें चेक करते हैं। इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कैसे? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉल थी और हमने इसको ऊपर की साइड फेंका, तो ये ऊपर की साइड जाएगी। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी उस समय 0 होगी, लेकिन उस समय उसके पास एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा, g होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस समय देखो इसकी वेलोसिटी 0 है लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो ये कह रहा है इफ द वेलोसिटी इज 0 एट इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सी ऑप्शन इसमें हो गया गलत। और डी ऑप्शन जो है वो क्या है, इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। देखो इसके लिए अपन दो चीज़ें समझ सकते हैं। पहला, मान लीजिए कि हम 9 बजे से 10 बजे तक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 9 AM से 10 AM तक की बात हो रही है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ टाइम इसमें लाइन नहीं है।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 9 बजे यहाँ खड़ा था और जब हमने उसको 10 बजे चेक किया तब भी वो यहीं खड़ा था, तो इस टाइम इंटरवल में वो चला ही नहीं, रेस्ट में था। तो रेस्ट में था तो हम ये कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी, वेलोसिटी भी कितनी थी, 0 थी। और वेलोसिटी 0 थी तो एक्सेलरेशन भी कितना था, 0 था। ऐसा पॉसिबल है रेस्ट वाले के लिए, तो ये स्टेटमेंट रेस्ट के लिए तो बिल्कुल सही है। पर मान लो कि ये सिनेरियो ना हो, हम ये कह दें कि वो चल ही रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइक है, एक कोई व्हीकल है, और ये 9 बजे व्हीकल यहाँ खड़ा था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक। और हमने इसको स्टार्ट किया और इस पर एक्सेलरेशन लगाया इंजन की सहायता से, तो इसकी वेलोसिटी बढ़कर पहले 1 हुई, फिर 10 हुई। चलो बड़े बड़े इसमें डाटा ले लेते हैं कि इसकी स्पीड मान लो कि पहले हम 20 किलोमीटर पर आवर कर दी, फिर हमने 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, फिर हमने 60 किलोमीटर पर आवर कर दी, फिर 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, और उसके बाद में हमने इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लिया। अब ये लगातार चल रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, तब इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 80 हो गई थी। इसके बाद मानो कि यहाँ से इसका एक्सेलरेशन हमने हटा दिया, अब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब ये यहाँ तक आया कांस्टेंट स्पीड से, और 80, और उसके बाद में हमने इस पर ब्रेक अप्लाई किए और ये फाइनल यहाँ तक पहुँचा। तो मान लीजिए वहाँ से घूम के आ जाता है, इस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड से पहुंचा और उसके बाद में हमने जो है वो यहाँ पे ब्रेक लगाया और दूसरे डायरेक्शन में इसको मूव करवाया और यहाँ तक ले आए। तो इस पूरे सिनेरियो में देखो कि इसकी जब ये वापस वहाँ तक आ गया तो हम ये कह देंगे कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 थी, लेकिन बीच में एक जगह ऐसा था जब इसकी वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कर दी थी, उस समय जो है वो इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा था। तो ये दोनों ही मूविंग के लिए भी और स्टेबल वाले के लिए तो होगा ही होगा। जो अभी अपन ने एग्जांपल जो लिया था कि 9 से 10 बजे तक यदि यहाँ रेस्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसकी रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए इसमें थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूँ, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, इसको एग्जाम्पल को दोबारा से क्लेरिफाई कर लेते हैं, आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है। हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी हमें 0 करनी है फॉर ए टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द इंटरवल। तो देखो क्या करते हैं कि एक टाइमलाइन ले लेते हैं। 9 बजे हमारा पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर हमने इसकी 9:10 पर इसकी स्पीड को जो है वो क्या कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड कर लिया। मान लीजिए 9:20 पर हमने इसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर 20 मीटर पर सेकेंड कर लिया। 9:25 पर हमने इसकी स्पीड को बढ़ा के 30 मीटर पर सेकेंड कर लिया, और फिर हमने इसकी स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाई और ये 9:30 तक जो है 9:30 यानी 9:30 तक जो है वो इसी स्पीड से 30 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा था। और इसके बाद में हमने इसकी डायरेक्शन बदली और इसी कांस्टेंट स्पीड से घुमाकर मान लीजिए हम इसको यहाँ तक ले आए, या बीच में कोई चेंज भी किया तो कर लिया और वापस इसको घुमाकर इस व्हीकल को यहाँ तक ले आए। इस दौरान देखो कि ये यहाँ तक पहुँच गया, तो हम इस पूरे इंटरवल में ये कहेंगे कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 है। लेकिन बीच में एक सेक्शन, ये वाला सेक्शन ऐसा था जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी और उस दौरान उस पर एक्सेलरेशन जो है वो नहीं लग रहा था, 0 था। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें वो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल्स टू 0। ये बात आपको स्टेटमेंट के रूप में दी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो कितना है, वो आपको 0 दिया हुआ है एट t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी होती है वही इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब वो कह रहे थे एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 मस्ट बी 0, तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एग्जांपल देख लो कि मान लीजिए एक टॉप ऑफ बिल्डिंग से हम एक पत्थर छोड़ते हैं, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, लेकिन उस समय इनिशियली उस पर एक्सेलरेशन 0 थोड़ी था, बिल्कुल नहीं था, जी लग रहा था डाउनवर्ड। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 है, ये मस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये गलत ऑप्शन। दूसरा कह रहा है एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 मे बी 0, हाँ ये हो सकता है
कि मान लीजिए कि ये पार्टिकल जो है वो, ये कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और ऐसा हो सकता है कि उस पर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ मे वर्ड काम में लिया है तो ऐसा हो सकता है, पिछले वाले में मस्ट लिया था, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। देखिए इस एग्जाम्पल में नहीं हो रहा था, तो ये एग्जाम्पल के आधार पर हमने इसको कैंसिल आउट किया है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऐसा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन इसमें पढ़ें तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है इफ द एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड द स्पीड इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल। अब ये भाई साहब ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। इनिशियली तो ये 0 वेलोसिटी था ही, अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन भी आप 0 मान लो। कितने टाइम के लिए, आप 0 से लेकर t टाइम के लिए भी कितना मान लो, एक्सेलरेशन 0 ही मान लो। तो भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 0 था, तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, तो ये चेंज नहीं हो सकती। जब ये चेंज ही नहीं हो सकती तो इसकी वैल्यू तो 0 थी, तो हम ये भी कहेंगे स्पीड भी 0 ही थी। जब वैल्यू ही नहीं है तो डायरेक्शन को चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये नल वेक्टर है। आपको ऐसा लग सकता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, तो डायरेक्शन में चेंज तब करेगा ना जब उसके पास इनिशियल में वेलोसिटी होगी। बात समझ में आ रही मेरी? आपको ऐसा लग सकता है कि एक्सेलरेशन ज़रूरी थोड़ी है सर कि वेलोसिटी की वैल्यू में चेंज करे, बिल्कुल डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है, बिल्कुल ऐसा कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज करने के लिए वेलोसिटी होनी तो चाहिए। इनिशियली इसके पास वेलोसिटी है ही नहीं, तो भाई ये जो है वो डायरेक्शन में कैसे चेंज कर देगा, तो ये स्पीड में चेंज करने की कोशिश करेगा। अब वो कह रहा है एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन है नहीं, तो भाई साहब स्पीड में भी चेंज नहीं होगा। ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन में कह रहा है द स्पीड इज 0 फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल। बिल्कुल ये कह रहा है कि स्पीड उसी का वाइस वर्सा स्टेटमेंट की तरह है कि यदि स्पीड इस दौरान जो है वो 0 है, कितने 0 to 10 सेकेंड, तो स्पीड 0 है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी जो है वो कितना रहना चाहिए, 0 ही, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन होता तो स्पीड को चेंज करता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो इसमें बी, सी और डी स्टेटमेंट तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल्स टू द स्पीड। बिल्कुल ये बात तो हम करते ही आ रहे हैं, कई क्वेश्चन में भी की है कि वेलोसिटी में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, एक तो मैग्नीट्यूड शामिल होता है और एक ही डायरेक्शन शामिल होता है। तो मैग्नीट्यूड को ही हम जो है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन ए इंटरवल इज इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल। बिल्कुल ये तो गलत बात है, क्योंकि हमने उस समय निकाला था, तो देखिए यहाँ से निकाला था, दोबारा उसको बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस। इन दोनों में आप टाइम का डिवाइड करो, तो इन दोनों में आप यदि टाइम का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ इस साइड जो बनेगी वो तो बनेगी एवरेज वेलोसिटी, और लेस देन इक्वल्स टू ये बनेगी यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड या तो बड़ी होती है और या फिर उसके बराबर होती है। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन ए टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड इन द इंटरवल। ऐसा हमेशा हो ये बात की कोई ज़रूरी नहीं है, एक कंडीशन पे हो भी सकता है, लेकिन हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बी ऑप्शन हमारे हिसाब से गलत है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। तीसरा ऑप्शन इसमें इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज 0 बट द एवरेज स्पीड इज नॉट 0। क्या कह रहा है, द पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज 0। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल मतलब हर एक इंस्टेंट पर उसकी स्पीड जो है वो 0 है, मतलब वो चल ही नहीं रहा, तो एवरेज स्पीड नॉट 0, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई साहब। यदि उसकी हर इंस्टेंट पर स्पीड 0 है तो वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, और डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो एवरेज स्पीड भी डिफाइन नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल 0 ही जो है वो गलत है। समझ में आ रही बात? इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज 0, मतलब हर एक पॉइंट पर हर एक इंस्टेंट पर 0 है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड इज नॉट 0, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है? हर एक इंस्टेंट पर उसकी स्पीड जब 0 थी तो वो चला ही नहीं, तो नो डिस्टेंस, और यदि डिस्टेंस नहीं है तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज नेवर 0 बट द एवरेज स्पीड इन ए इंटरवल इज 0।
लेट मी चेक क्या है ये, सॉरी दोबारा इसको पढ़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर ज़ीरो बट द एवरेज स्पीड, पहले वाले में तो दे रखा था, मैं थोड़ा सा इस वर्ड में कन्फ्यूज, पहले वाले में दे रखा था कि ऑलवेज जीरो, इस बार कह रहा है कि नेवर जीरो है, बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये कह रहा है कि एक पार्टिकल था, एक पर्सन था और उसकी स्पीड थी, हमेशा ही थी, कभी ज़ीरो हुई ही नहीं, तो कभी ज़ीरो नहीं हुई तो भाई साहब डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, तो डिस्टेंस होगी, यदि डिस्टेंस होगी तो एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। क्लियर है यहाँ तक की बात? स्पीड इन एन इंटरवल इज ज़ीरो, मतलब ऊपर वाले का वाइसे वर्सा स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि यदि कभी उसकी स्पीड ज़ीरो नहीं हुई तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसके पास एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू होगी, ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लगभग ऑपोजिट स्टेटमेंट टाइप थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, वो है ए, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अपने पास होते हैं, जिसमें हम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल जो है वो आंसर सही हो सकते हैं, उसमें क्या है कई बार एक ऑप्शन ही सही हो जाता है, तो अपने को लगता है कि इसके अलावा भी कोई न कोई पक्का सही है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए, कई बार एक भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ पहले से ही कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ में ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही देख लिया करो। इसका जो स्लोप है वो तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो एरिया है ना वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। हम डिस्टेंस को भी जो है वो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम उनके डायरेक्शन को शामिल करें। तो देखिए अभी देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहला कह रहा है द पार्टिकल हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे सही स्टेटमेंट है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो किसको डिफाइन करता है? एक्सेलरेशन को। और यहाँ पर ये देखिए यदि किसी ग्राफ को स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है स्लोप जो है उसकी कांस्टेंट होती है, तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, बन कैसे भी रहा है लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन ही। तो स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। तो क्या स्टेटमेंट हुआ? हम ये कहते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट ही होगा। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में वो कह रहा है कि द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न अराउंड। तो इस ग्राफ में देखिए ये पॉइंट ध्यान से देखिए, t = 10 वाला, इसके पहले इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है सारी की सारी, देखिए, और इसके बाद में जो है वो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है सारी की सारी। जैसे इस पॉइंट पर -5 है, इस पॉइंट पर -10 है, इस पॉइंट पर -15 है, और इसके पहले जो है देखो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो जाहिर सी बात है कि 10 सेकेंड से पहले इसकी वेलोसिटी आ रही है पॉजिटिव, और 10 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव। दैट मीन्स उसने टर्न किया है, तो टर्न किए बिना इधर जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव बता रहे थे, और इधर वाली वेलोसिटी नेगेटिव बताएंगे, तो इसका मतलब टर्न तो पक्का किया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसने टर्न किया है, कब किया है? यदि कोई पूछे कि कितने टाइम पर टर्न किया है, तो t = 10 टाइम पे टर्न हुआ। उसके पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी और उसके बाद में वेलोसिटी नेगेटिव होने लग गई, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर उसने क्या किया है? टर्न किया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें देखें तो द पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए चलिए इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि इसका एरिया जो है वो हमें क्या दिखाएगा? इसका एरिया जो है वो हमें दिखाएगा कितना? डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा इसका एरिया? थोड़ा सा अरेंज करो भाई इसको थोड़ा। इसका एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। तो एरिया डिस्प्लेसमेंट दिखाने का मतलब है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम इसको यहाँ ये देखिए थोड़ा सा, ये वाला पार्ट,
एक तो ये एरिया निकाल लेते हैं ये पूरा, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ, ये मिसमैच हो गया, ये इस तरह से, ये t इक्वल्स टू 10 है और ये वेलोसिटी 10 है और ये यहाँ पर वेलोसिटी -10 है और यहाँ पे -20 है और यहाँ पे टाइम 20 है और यहाँ पे टाइम 30 है। तो ये ग्राफ 30 तक बन रहा है। तो देखिए इसका एरिया निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो कि इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो मैं दोनों को यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। तो ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका कितना आ जाएगा 10 और हाइट भी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी इंटू 10, ठीक है। और ये वाला जो है वो आप नेगेटिव ले लो, भाई ये नीचे की तरफ है तो आप चाहे नेगेटिव ले लो, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये तो कितना बन रहा है 50 बन रहा है और यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 1/2 इंटू इसका बेस कितना है 10 से लेकर 30 तक, तो इसका बेस बना 20 और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, तो इसकी हाइट लगभग ये यहाँ तक है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसको बराबर में ले ले तो ये 20 जो आएगा तो यहाँ पे ये आएगा अपना 200। तो जाहिर सी बात है ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो नहीं है, नेगेटिव आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, भाई ये यहाँ मिलाया हुआ नहीं है तो मैंने इसको लगभग लिया है कि 30 पर ये -20 तक जा रहा है, तो इसके हिसाब से मैंने ले लिया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखो मेरे हिसाब से ±200, तो -150 के आसपास इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है, तो ये सी ऑप्शन भी गलत है। अब वो कह रहा है द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड एंड इज द सेम इज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 सेकेंड to 20 सेकेंड। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। कैसे सही है, एवरेज स्पीड के लिए देखो ध्यान से, इस ग्राफ में थोड़ा सा मैं फिर नीचे बना लेता हूँ। यहाँ देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से ग्राफ है। तो ये 10 का पॉइंट है और ये 20 का पॉइंट है। तो यहाँ से देखिए ये 10 है और ये 20 पर भी जो है वो यहाँ पर 10 ही है, यहाँ पे 10 -10 है। तो यहाँ पे देखो इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का एरिया सेम होने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10 to 20 सेकेंड, ये दोनों सेम आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है और टाइम पीरियड दोनों का बराबर 10 सेकेंड का है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड बराबर है, तो इस इंटरवल में जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो बराबर आएगी। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर इसने ये एवरेज स्पीड की बात की है, तो ये भी आप पॉजिटिव लेंगे और ये भी आप पॉजिटिव लेंगे, है ना। वेलोसिटी की बात करता तो ये नेगेटिव लेनी होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये स्पीड की बात कर रहा है, मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ से आप जो कैलकुलेट करेंगे वो आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी और यहाँ से आप जो कैलकुलेट करेंगे वो आपकी नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। लेकिन ये तो स्पीड की बात कर रहा है, तो स्पीड का मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी, तो मॉड निकालेंगे तो वैल्यू बराबर आएगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी एक्सटी ग्राफ आपको दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ आपको दिया हुआ है। साथ में ये कह रहा है द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट। अब देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बड़ा शानदार पॉइंट है ये। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब हो गया dx/dt। एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो किसको डिफाइन करेगा, वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। तो जहां जहां स्लोप 0 हो जाएगा वहां वहां वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट में आया है। तो यहां से देखिए कि 6 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर ये रेस्ट में आ रहा है। कैसे, सबसे पहले ये वाला पॉइंट, यहाँ पर मैं यदि इसका स्लोप लूँ तो ये इस तरह से आएगा, यहाँ पर 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 इस तरह से आएगा और यहाँ पर इस तरह से आएगा, बिल्कुल। तो ये से 6 पॉइंट है, कौन सा 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पॉइंट है जहाँ पर इसकी स्लोप 0 आ रही है। और स्लोप 0 आने का मतलब है इन 6 जगहों पे वेलोसिटी भी 0 थी, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि ये रेस्ट में था, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स, 6 बार ऐसा होगा जब ये रेस्ट में बिल्कुल आएगा।
फिर ये कह रहा है द मैक्सिमम स्पीड एट टी इजिकल्स टू 6 सेकेंड। तो टी इजिकल्स टू 6 सेकेंड पे चलते हैं और देखते हैं क्या इसकी, ये टी इजिकल्स टू 6 सेकेंड का ये पॉइंट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट खींची, यदि किसी पॉइंट की स्लोप इससे ज़्यादा नहीं हुई तो ये इसमें बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 से 4 सेकेंड के बीच में यहाँ पे जो है वो इसकी स्लोप जो है वो किसी पॉइंट पर इससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 6 सेकेंड पर जो है कितनी है हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 6 पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं दिखाई दे रही ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ये बी ऑप्शन भी गलत है। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर टी इजिकल्स टू 0 टू टी इजिकल्स टू 6। ये कह रहा है वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव, तो ये तो गलत बात है क्योंकि ये बार बार अपना कर्वेचर बदल रहा था यहाँ से इस तरह से, तो ये इस तरह से बार बार अपना कर्वेचर बदल रहा था, तो कभी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी और कभी नेगेटिव थी। तो ये 0 से 6 सेकेंड के बीच में ये जो है वो वेलोसिटी पॉजिटिव ही थी, ये बात तो गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सॉन इज नेगेटिव। तो ये भाई साहब देखो, टोटल एवरेज वेलोसिटी मतलब फाइनल एवरेज वेलोसिटी, तो ध्यान से देखिए इनिशियली ये कहाँ था, यहाँ था। चलो इस पॉइंट को हम 10 और 15 के बीच में, 10 और 20 के बीच में तो 15 मान लेते हैं। और फाइनली ये कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसमें मैं मिलाऊं तो लगभग देखो ये 10 के आसपास आता है। तो इनिशियली ये कहाँ था, इनिशियल ये 15 पे था। एक सेकेंड, इसको सही तरीके से मिलाइए। ऑप्शन में अपने कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड इज सॉन इज नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव वेलोसिटी के लिए देखो, इसको पूरे को पहले मिटा देते हैं, ग्राफ को क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड इज सॉन इज नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, वेलोसिटी नेगेटिव तब होगी जब ये जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। यदि एक्स इसका जो है वो नेगेटिव आ जाएगा तब ये वेलोसिटी नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ यूँ दिखाई दे रहा है कि अपन सीधी बात करें तो इनिशियली ये यहाँ पे था और फाइनली ये यहाँ पे था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव में नहीं गया, और नेगेटिव में नहीं गया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। तो इस टाइम पीरियड में वेलोसिटी नेगेटिव रहे तो यहाँ पर इसको मिला के देख सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव में ही सारा का वैल्यू कर रहा, हालांकि इसकी स्पीड कभी प्लस थी और कभी माइनस थी, लेकिन ऐसा कोई वैल्यू उसमें से अपन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ग्राफ से जो हम ये कह सकें कि इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल टाइम पीरियड के लिए जो है वो नेगेटिव आ रही हो। तो हम इस स्टेटमेंट को भी जो है वो सही नहीं मानेंगे। तो इसमें अपना एक ही ऑप्शन सही हुआ कि ये 6 बार रेस्ट में आया है, केवल ये ऑप्शन सही है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही ग्राफ से नहीं लग रहा। हालांकि ये कई सारी चीज़ें 6 पे कितनी वैल्यू है ये सब हमने प्रिडिक्शन से ही इसमें सॉल्व किया। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस सेक्शन का 10 क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिया हुआ क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको बड़ा ही जो है वो तल्लीनता से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। वो कह रहा है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक तो फ्रेम है S1, 2 फ्रेम है, एक तो S1 फ्रेम है, एक उसके पास है फ्रेम S2 और एक उसके पास है एक पार्टिकल P। ये 3 चीजें। अब देखिए इन तीनों की बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले अपने से वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम 2 फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S1, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ में कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S2, ये भी दे रखा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड दे रखा है, डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रखी तो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड इसका दे रखा है।
अब यहाँ पे देखिए कि आप ए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 को ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1, ठीक है। और इसके साथ ही आप जो दूसरा जो है वो लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S2, आप इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो एक काम करो कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को अब घटा दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा लेंगे तो ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आपको ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन इसमें से मिली है वो ये मिली है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब इसमें देखिए हम यहाँ पे इसका मोड निकाल लेते हैं। किसका मोड निकाल लेते हैं? हम मोड निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 का, ये मोड निकालते हैं। तो किसी वेक्टर का मोड निकालने का तरीका क्या है? फॉर्मूला आप क्या लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, 2ab cos थीटा ये होता है। तो देखो r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये यदि ऐसा तो मोड ऑफ r वेक्टर जो है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब a स्क्वायर कौन है हमारे पास, ये वाला जो टर्म है वो हमारे पास a है और ये वाला टर्म है वो हमारे पास b है। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ S2 फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये रूट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू देखो आपको कितनी दे रखी है, 4, और ये वैल्यू दूसरी भी कितनी दे रखी है, 4। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 और साथ में क्या लिख देंगे, cos थीटा। क्लियर है? अब आगे इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा के जगह बना लेते हैं थोड़ी। अब यहाँ पे ये कुछ यूँ बनेगा, आगे इसको सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन ऑफ S2 फ्रेम S1, तो ये कितना बन रहा है, 16 प्लस 16 32 माइनस यहाँ पर भी 32 बन जाएगा और साथ में आएगा cos थीटा। लेकिन हमें डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी कहानी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि अब देखिए हम इसकी एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं। हम ये कह देंगे कि cos की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर +1 तक वेरी करेगी। तो यदि हम इसकी -1 लें तो ये जो एक्सेलरेशन आपके पास S2 का S1 के रेस्पेक्ट में आ रहा है, यदि -1 लें तो ये बन जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यदि +1 लें तो ये एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0। मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विद रिस्पेक्ट फ्रेम S1, ये वैल्यू आपकी 0 से लेकर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तक वेरी करेगी। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये इन दोनों के बीच में ही कुछ होगा, 0 से लेकर 8 तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन से निकल के आ रहा है। सी ऑप्शन इसमें है कि द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बात तो गलत है, ये ऑप्शन ये कह रहा है कि या तो 0 होगा या 8 होगा। नहीं, ये क्या बात हुई भाई, 0 से 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा है कि या तो 0 हो या फिर 8 हो, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब अगला इसमें देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन को चेक करते हैं, द फ्रेम्स में बी मूविंग। अच्छा, अब इसमें पहले ए ऑप्शन चेक करो, वो क्या कह रहा है कि द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ऐसी कोई कहानी, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका एक्सेलरेशन 0 से 8 आ रहा है, तो ये मस्ट गलत है। हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से देखने पर जो है वो स्टेबल लगें,
लेकिन मस्ट हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वे दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो है वो रेस्ट में हो, ये बिल्कुल भी मस्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और इसी का थोड़ा सा पार्ट ऑप्शन बी में है। वो कह रहा है द फ्रेम्स में बी मूविंग, ये कह रहा है कि चलो ठीक है हम रेस्ट में नहीं मानेंगे, वो मूव कर रही है, चलो मान ली, टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अदर। वो कह रहा है कि दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए। तो ये तो गलत बात है, उनका एक्सेलरेशन 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। यदि उनका 0 हो तब तो ये बात सही है, लेकिन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तब ये बात गलत हो गई। तो ये तो कह रहा है एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसा थोड़ी कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, उनका तो कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया। तो 10वें क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में जो एकमात्र सही ऑप्शन है वो है डी। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आपस में जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 से 8 के बीच में होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तक हमने ऑब्जेक्टिव सेकंड को कंप्लीटली जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से।